learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Welcome back to my channel, and in today's session we are going to start with a new chapter of geography, that is agriculture. So children, before moving on with the further chapter, please do not forget to subscribe my channel. Now children, let's begin with the chapter. As the name suggests that we are going to talk about agriculture. Agriculture कौन नहीं जानता? We people know that India में तो agriculture is the main activity, or we can say that main occupational activity. So children, ज़्यादातर हमारे इंडिया की जो population है that is dependent on agriculture. और ये आज से नहीं, सालों से एग्रीकल्चर चला आ रहा है. हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? एग्रीकल्चर चाहिए होता है. So children, most of the people are engaged in agriculture. That is why India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in it. As I have told you, number of people are dependent on agriculture. Third point which comes here with the agriculture is it is a primary activity. Now the question arises, what is primary activity? Actually children, in our economy there are three sectors. One is primary, another is secondary, and the third one is tertiary. So children, हम क्या बात कर रहे हैं? We are talking about primary activity. अभी प्राइमरी एक्टिविटी क्यों बोला गया? क्योंकि जो शुरुआत होती है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में आने तक की, वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी से शुरू होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉटन को ग्रो किया एज अ रॉ मटेरियल, इट विल बी यूज्ड बाय सेकेंडरी सेक्टर विच इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, factories, etc. Then after completing the process, once the cotton has been transformed into the shirt or a cloth, it will be taken to the tertiary sector. अब उसका टर्न है वो मार्केट में आएगा, और मार्केट में आने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? We require transportation, we require communication, और कई लोग तो अपने गुड्स का इंश्योरेंस भी कराते हैं. सो इंश्योरेंस. सो चिल्ड्रन, प्राइमरी मतलब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, सेकेंडरी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, एंड टर्शियरी वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सारी चीजें किस में आती है? टर्शियरी में आती है. सो नाउ चिल्ड्रन, इमेजिन अगर प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर नहीं होगी तो क्या हमारा सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर चल पाएंगे? नो. तो एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए बोला गया है क्योंकि द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर इज टोटली डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर. अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? जस्ट दे गो थ्रू दीज 3 प्रोसेसेस. लाइक हम यहाँ कॉटन का एग्जाम्पल क्यों लें? हम वीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं. वीट क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है. अब इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज होंगी, उससे आटा बना के भी बेच सकती है, या उस आटे से दैट पर्टिकुलर फ्लोर कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बिस्किट्स, केक्स, ब्रेड्स, कुछ भी बन सकता है आपके आटे से. तो हमने वो रॉ मटेरियल कहाँ पहुंचाया? इंडस्ट्रीज में पहुंचाया, एंड देन इट इज ट्रांसफर टू सेकेंडरी सेक्टर, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. वंस द बिस्किट्स आर प्रिपेयर्ड or the breads are prepared, they are sent to the market. Tertiary sector में आ जाता है. It means ये तीनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. They all are complementary to each other. So children, that is why agriculture is known as primary activity. Now children, there are two types of farming. The one is subsistence farming
and another is commercial farming. Now subsistence means survival. ऐसी farming which is done for the purpose of survival, जीने के लिए. कई फार्मर्स छोटे छोटे ऐसे होते हैं जो सिर्फ उतना ही ग्रो करते हैं जितना उनको जरूरत होती है, जितना वो कंजप्शन करते हैं. तो ऐसी फार्मिंग जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए की जाए, दैट इज नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. Now subsistence farming further divided into two parts. The one is primitive subsistence farming and the another is intensive farming. Now second type of farming is commercial farming. The name itself is suggesting that we are talking about trade. We are talking about business. So such farming which is done for the purpose of business, for the purpose of trade, it is known as commercial farming. जैसे हम ले लें एग्जाम्पल टी, कॉफी. अब कोई भी टी और कॉफी पर्सनल यूज के लिए तो ग्रो करेगा नहीं, राइट? अब वो किस लिए ग्रो करेगा? फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इन द मार्केट, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. तो इसलिए यहां पर टी एंड कॉफी प्लांटेशंस जो होते हैं वो आपके कमर्शियल फार्मिंग में आते हैं. नॉट ओनली टी कॉफी, आप रबर ले लीजिए. रबर भी हम खाते नहीं है, हम पर्सनल यूज के लिए ग्रो नहीं करते हैं, हम उसको ट्रेड या बिजनेस पर्पस के लिए. तो एक ऐसी फार्मिंग जो पर्सनल यूज के लिए की जाए, जो अपने खुद के कंजप्शन के लिए की जाए, दैट इज नोन एज subsistence farming. On the contrary, commercial farming is done for the purpose of business, trade, etc. So children, अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जो फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, प्रिमिटिव किसको कहते हैं एंड इंटेंसिव फार्मिंग किसको कहते हैं. सो वी विल स्टडी इन डिटेल. लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. Now learners, let's study about what is primitive subsistence farming. Children, पहले तो हम ये समझ ले primitive मतलब क्या होता है. Primitive means old, पुराने तरीके. Subsistence means survival. ऐसी फार्मिंग जो पुराने मेथड्स, पुराने तरीके से की जाती है, वो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झमिंग एग्रीकल्चर. Do not forget to learn these three names. 1 mark question, MCQ question for your board exam. Now children, it is practiced in some part of India. कई सारे इंडिया के ऐसे पार्ट्स हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, वहां पर स्टिल दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन. ना चिल्ड्रन, इसमें जैसे मैंने बोला पुराने तरीके के मेथड पे होती है, तो इसमें पुराने तरीके के टूल्स यूज करते हैं, लाइक डिगिंग स्टिक्स, आपका होय, दाव एटसेट्रा आर यूज्ड. जो पुराने तरीके के टूल्स होते थे, आपने देखा इस तरीके का एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे आपके डिगिंग की जाती थी, राइट. आपका इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता था, टूल होता था जिससे आपका सॉइल को ऊपर नीचे की जाती थी, प्लॉ जिसको कहते हैं. आपका सिक्कल होता था, हसिया जिसको कहते हैं हिंदी में, ये आपके हार्वेस्टिंग के काम आता था जब फसलों को काटते थे. तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपके प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यूज होते हैं. नाउ चिल्ड्रन, ये जो फार्मिंग की जाती है वो सर्वाइवल के लिए की जाती है. सिर्फ इतना की जाती है कि हम जितना कंज्यूम करते हैं उतना हम प्रोड्यूस करते हैं. तो इसमें हमें बाहर किसी लेबर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है. इसको फैमिली या कम्युनिटी एज अ लेबर उस पर वर्क करती है स्मॉल पार्ट्स ऑफ लैंड पे. ना चिल्ड्रन, फार्मर क्या करते हैं, ये छोटा सा पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और वहां पर अपना एग्रीकल्चर शिफ्ट कर लेते हैं टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स. ना मैम, ये शिफ्ट क्यों कर लेते हैं चिल्ड्रन? इसलिए तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि एक समय ऐसा आता है व्हेन द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी. बार बार उसी पैच ऑफ लैंड पे जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी सॉइल फर्टिलिटी खो देती है. अब फार्मर्स क्या करते हैं,
उस पर्टिकुलर सॉइल की फर्टिलिटी को गेन करने के लिए वो दूसरा पैच ऑफ लैंड क्लियर करते हैं और वहां अपना एग्रीकल्चर शिफ्ट कर देते हैं। अब चिल्ड्रन यहां जो उन्होंने खाली छोड़ दिया उसका क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास जब आप ट्रैवल करते हो तो खेत में ना आगी जला दी जाती है, वो काला काला ऐश टाइप का दिखाई देगा जब वो आगी जल जाती है। तो चिल्ड्रन वो क्या करते हैं, जो उन्होंने लैंड छोड़ी है उस पर वो आग लगा देते हैं और जितना भी उनके रिमेन्स होते हैं, जो घास फूस होती है सूखी हुई, वो जल जाती है, ऐश में कन्वर्ट हो जाती है और वही ऐश धीरे धीरे सॉइल में जाके डिसॉल्व होती है और धीरे 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 कुछ समय बाद सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाती है। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न। जैसा कि मैंने बताया, जला देते हैं। और शिफ्टिंग क्यों? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जाती है। सो चिल्ड्रन, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एंड चिल्ड्रन नेचुरल फर्टिलिटी का वेट करते हैं। कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई मैन्योर्स नहीं, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं। ये वेट करते हैं कि सॉइल नेचुरली अपनी फर्टिलिटी गेन करे ना। ओल्ड टूल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ओल्ड टूल्स का यूज होता है। सो इन द सिंपल वर्ड्स, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज दैट टाइप ऑफ फार्मिंग which is totally based on the old methods, old techniques, old tools. Here farmers are totally dependent on the natural fertility, monsoon, etc. Now next is intensive primitive farming. Children, intensive मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत होती है। एक्चुअली ये उन एरियाज में की जाती है जहां पर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं, पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा होता है। दैट इज वाई इंटेंसिव, यहां ज्यादा मेहनत, लेबर की जरूरत पड़ती है। ये लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, मतलब यहां मेहनत लगती है, लोग लगते हैं, क्योंकि इसमें हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स, इनपुट्स, इरिगेशन, ये सारी फैसिलिटीज का यूज होता है। व्हाई? इन ऑर्डर टू गेट हायर आउटपुट। What is the reason to get the higher output? Because the pressure of population is much on the land. Now children, इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, that is the problem of rights of inheritance. Rights of inheritance मतलब जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से जमीन मिलती चली आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, दादाजी हैं, उनके 2 बेटे हैं, तो दादाजी का जो पार्ट ऑफ लैंड होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब उन 2 बेटों के 4 बेटे हैं, राइट? तो अब वो जो 2 बेटे होंगे वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने बेटों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चिल्ड्रन, ऐसे आते 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 जो एक बड़ा पीस ऑफ लैंड है वो छोटे पीस ऑफ लैंड में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू एग्रीकल्चर ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। ना तो आप उस पर मॉडर्न टूल्स का यूज कर सकते हो, ना मॉडर्न मेथड्स का यूज कर सकते हो, ना ही आप इरिगेशन फैसिलिटीज, ना ही आप मशीन्स का यूज कर सकते हो। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो छोटा सा टुकड़ा है लैंड का। सो चिल्ड्रन, दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हियर कि जो एक बड़ा पीस ऑफ लैंड है, आते 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 वो छोटा पीस ऑफ लैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। वो फार्मिंग जो अपने खुद के कंजप्शन के लिए ना करके हम बिजनेस या ट्रेड पर्पस के लिए करते हैं, उस फार्मिंग को बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। अब ऑब्वियसली इसमें आप ओल्ड टूल्स, ओल्ड टेक्निक्स, ओल्ड मेथड्स का यूज नहीं कर सकते। कम लेबर से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि फैमिली मेंबर से काम करा लिया या ये स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकती। इट मीन्स इसको चाहिए हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट आर मॉडर्न इनपुट्स? HYS, हाई यील्डिंग सीड्स। जितने ज्यादा अच्छे क्वालिटी के सीड्स आप यूज करेंगे सोइंग पीरियड के वक्त, उतना ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा, उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपके क्रॉप्स की होगी। चिल्ड्रन, केमिकल फर्टिलाइजर्स,
केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, मैन्योर्स यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, ये सारे मॉडर्न इनपुट्स में आते हैं. Not only these things but also threshers, cultivators, different types of machines are used in such type of farming. Now children, जो commercialization की डिग्री है, डिग्री मीन्स जो एक लिमिट है कमर्शियल फार्मिंग की, वो एक जगह से दूसरी जगह डिफर करता है. ऐसा नहीं है कि वही इंटेंसिटी के साथ उसी रेशियो में, जिस रेशियो में आपके यहाँ कमर्शियल फार्मिंग होती है वही रेशियो में कहीं और होती हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे राइस का कल्टीवेशन पंजाब एंड हरियाणा में बहुत है, तो वहां तो ये कमर्शियल फार्मिंग हो गया. लेकिन आप ऑन द कॉन्ट्ररी इसको उड़ीसा में देखोगे तो ये सिर्फ एक सबसिस्टेंस फार्मिंग का पार्ट है. तो ये वैरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन पे. ऐसा नहीं कि सब जगह एक जैसा होता है, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट, नेचर, टेम्परेचर, सॉइल डिफरेंट होती है. Now children, plantation इसका एक एग्जाम्पल है. Recently I told you plantation it is a type of commercial farming. ये एक commercial farming का फॉर्म है. यहाँ पर इस प्लांटेशन मतलब होता है कि आप एक सिंगल क्रॉप को ही ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, रबर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ऑब्वियसली अब ये प्लांटेशन अगर हम एक ही सिंगल क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, लार्ज पीस ऑफ लैंड पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको इंटेंसिव लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मेथड्स इन सब का यूज़ करेंगे और लार्ज पीस ऑफ लैंड पे करेंगे. तो हमको लेबर क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिए. प्लांटेशन के थ्रू जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारा एज अ रॉ मटेरियल काम करता है इंडस्ट्रीज के लिए. तो इसके लिए हमको गुड्स को ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी चाहिए. तो ये सारा तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में आता है. नाउ वी हैव टू स्टडी विद द टॉपिक क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया. So children, India has 3 major cropping pattern. The first one is Rabi, the another one is Kharif and the last one is Zaid. तो children, ये एक छोटी सी टेबल है जिसके थ्रू वी विल स्टडी दिस टॉपिक कि राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं. Such crops which are sown in the month of October and December. जैसे ही विंटर शुरू होती है ये क्रॉप्स को तब हम सो करते हैं, इनके सीड्स को, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ समर. अप्रैल जून तक इनका हार्वेस्ट सीजन हो जाता है. मेजर क्रॉप्स ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जो हम सर्दियों में लगाते हैं? आप अपने आसपास देखते हो, वो आपका व्हीट होता है, बार्ले होता है, पीस, मटर सर्दियों में आती है, ग्राम, चने की बात करो, मस्टर्ड मतलब सरसों. Now let's talk about kharif crop. They are those crops which are sown in the month of May and July. जो अभी बरसात वाला मौसम था ना, मॉनसून, जैसे ही मॉनसून शुरू होता है इनके सीड्स को हम सो करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर. नाउ सच काइंड ऑफ क्रॉप्स आर राइस. अब चलो राइस से आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं कि राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत पानी की जरूरत होती है. एक्चुअली राइस को पानी बहुत पसंद है. तो आप देखना आसपास अभी खेतों में पानी भरा ही होगा. तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि राइस को बिल्कुल पूरा भरा हुआ पानी पसंद आता है. इट नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर. और ये उन्हीं स्टेट्स में पॉसिबल होता है जहां पानी है, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. अब ये राजस्थान में तो ग्रो हो नहीं सकता. सो इट इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल का तो खाना ही है फिश एंड राइस. आंध्र प्रदेश, ये सारी जगह पर राइस ग्रो होता है. नाउ चिल्ड्रन, मेज, जूट, कॉटन, बाजरा आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. तो ऐसे क्रॉप्स जो जैसे ही मॉनसून शुरू होती है हम उनको सो कर देते हैं, सितंबर अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट कर देते हैं. नाउ कम टू अनदर टाइप, दैट इज ज़ेद. Now Zaid crops are those crops which are grown between
राबी एंड खरीफ। मार्च और जून की गर्मी, मार्च और जून के बीच में याद करो क्या क्या आता है। हम मस्क मेलन खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, क्यूकम्बर खाते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, हरी वेजिटेबल्स होती हैं। तो चिल्ड्रन ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ज़ेड क्रॉप्स के। तो ज़ेड क्रॉप्स हम कब ग्रो करते हैं? बिटवीन राबी एंड खरीफ सीजन, between March and June. Now let's begin with the new topic, that is major crops. क्या major crops कौन कौन से हैं? So children, major crops आपके food crops and non food crops होते हैं। food crops वो crops हैं जिनको आप consume करते हो, और non food crops हैं which cannot be consumed but we use them. So children, food crops is further divided into two parts, grains and non-grains. Food crop में भी grains होते हैं जिनको हम अनाज कहते हैं, और non-grains होते हैं जैसे आपका sugar cane हुआ, हम खाते हैं लेकिन वो grain नहीं है। Oil seed हुआ, हम उसके oil को खाते हैं लेकिन हाँ वो ग्रेन नहीं है, वो अनाज नहीं है। तो फूड क्रॉप्स आपके दो पार्ट्स में है, ग्रेन्स एंड नॉन ग्रेन्स। नाउ नॉन फूड क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स, सच क्रॉप्स विच वी डू नॉट कंज्यूम, वी डू नॉट ईट, but we grow them as a crop. For example, rubber, for example, cotton, jute, silk. Such examples are the example of non-food crop. So we will start with the topic food crops. In food crops, the further division is grains. We are going to study about grains. So there are very important grains. आप सबको पता है wheat, rice, pulse, millets, ये सारे ग्रेन्स होते हैं, जिसमें से गेहूं और चावल तो सबको ही पता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे राइस पसंद करते होंगे, उनको राइस खाना पसंद आता होगा, राइट? तो अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे राइस के बारे में कि राइस को किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, किस वेदर में होता है, किस सॉइल में होता है, ये किस टाइप का क्रॉप है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप। इंडिया जो है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ राइस, एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज चाइना। चाइना में ग्रो होता है। नाउ चिल्ड्रन, इट इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप मतलब मैंने अभी अभी बताया कि इसको ऑन सेट ऑफ मॉनसून सीजन में ग्रो करते हैं। अब इसलिए भी इसको अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, यहां में रट्टा नहीं मारना है चिल्ड्रन। क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है, इसको बारिश चाहिए, मॉनसून सीजन चाहिए, इट मीन्स इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल भी चाहिए, राइट? सो यहाँ इसको अराउंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है। एंड चिल्ड्रन, इट इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लर्नर्स, एज इट रिक्वायर्स high rainfall, it is grown with the help of canal irrigation tube wells in those areas where there is less rainfall. Now let's move on to the next topic, that is wheat. Now children, wheat सबको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है। व्हीट से ही, आपका गेहूं से ही आटा बनता है, और रोटी के बिना तो पेट भी नहीं भरता है। So children, it is a rabi crop. Rabi crop means it is sown in the period of October and December and harvested in the month of April and June. Now children, इसको बहुत, जब इसको हम सो करते हैं ना, इसको कूल सीजन पसंद आता है। अभी आप ठंड का मौसम आने वाला है ना, व्हीट को सो कर दिया जाएगा। एंड चिल्ड्रन, इसको जरूरत होती है ब्राइट सनशाइन की। आप देखो, इसको हार्वेस्ट कब करते हैं? अप्रैल एंड जून के बीच में किया जाता है, जब बहुत ज्यादा सनलाइट होती है, बहुत ब्राइट सनलाइट होती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि गेहूं आपने देखा चमकता है, शाइन करता है। वो गोल्डन कलर कैसे आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनशाइन। तो जब इसको हम ग्रो करते हैं, सो करते हैं, तब इसको कूल सीजन चाहिए होता है, और हार्वेस्ट तक आते 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 इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है।
नॉट चिल्ड्रन एनुअल रेनफॉल, ये ज्यादा रेनफॉल लविंग क्रॉप नहीं है आपका. इट रिक्वायर्स ओनली 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. अब गेहूं कहाँ ज्यादा ग्रो होता है? दैट इज पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एक्सेट्रा. और दो और इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पे वीट ग्रो होता है वो है हमारा गंगा एंड सतलज प्लेन्स. यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी मिलती है तो वीट का कल्टीवेशन इजी होता है करना. So this is all about rice and wheat. Learners, now let's talk about millets. Millets are also known as coarse grains. Coarse मतलब दरदरे, दरदरे होते हैं और हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है. मतलब ये बहुत न्यूट्रिशियस फूड है, क्रॉप्स हैं. चाहे आप रागी ले लें, चाहे ज्वार ले लें या बाजरा ले लें, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं. इफ वी टॉक अबाउट रागी, सो इट इज रिच इन कैल्शियम एंड आयरन. दे आर ग्रोन इन ड्राई रीजन and they are found in Karnataka, Tamil Nadu and Uttarakhand etc. Now let's come to ज्वार. ज्वार आर रेन फेड क्रॉप, इनको रेन की जरूरत होती है. ज्वार रिक्वायर्स मॉइस्चर, मॉइस्चर लविंग क्रॉप है एंड इट इज ग्रोन इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. नाउ लेट्स कम टू बाजरा. बाजरे की रोटी किसको पसंद नहीं, सबको पसंद है. इवन आई ऑल्सो लाइक बाजरे की रोटी. सो ये इट रिक्वायर्स सैंडी एंड ब्लैक सॉइल. It is found in Gujarat, UP and Haryana. So children, these are three types of millets which are very 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 healthy for our health. आप लोगों को ये कंज्यूम करना चाहिए. Now children, let's come to maize. मेज मतलब होता है भुट्टा, जो बारिश के सीजन में मिलते हैं खाने को. मक्के के दाने को बोलते हैं मेज. तो चिल्ड्रन, मेज इज अ क्रॉप विच एक्ट्स लाइक फूड एंड फॉडर, जो खाने के तौर पे भी यूज होता है. और फॉडर मतलब घास फूस जो जानवर खाते हैं ना, उनको बोला जाता है फॉडर. तो आप देखना, जब आप भुट्टा खाओगे और जब भुट्टा का जो वेस्ट मटेरियल आप फेंक देते हो उसको जानवर खा लेते हैं. तो चिल्ड्रन, वो क्या हुआ? फॉडर हुआ. तो ये फूड भी है, ये फॉडर क्रॉप भी है एंड इट इज खरीफ क्रॉप. नाउ चिल्ड्रन, ये कहाँ ग्रो होता है? ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में ग्रो होता है. इट रिक्वायर्स मॉडर्न इनपुट्स. मॉडर्न इनपुट्स मतलब नए तरीके के मेथड्स, टेक्नोलॉजी, सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें इसको चाहिए होती हैं. एंड चिल्ड्रन, इट इज ग्रोन इन कर्नाटका, एपी, यूपी, एमपी एक्सेट्रा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्रॉप और ग्रेन, दैट इज पल्सेस. क्योंकि चावल दाल के बिना अधूरे हैं और दाल चावल के बिना अधूरी है. तो राइस किस चीज से खाते हैं हम? दाल से खाते हैं. जैसे मिलेट्स हमारे लिए बहुत न्यूट्रिशियस हैं, ऐसे ही पल्स भी हमारे लिए बहुत हेल्दी है. इट हैज हाई प्रोटीन इन इट. हमारी मम्मियां अक्सर घर में दाल चावल बनाती है, कहती हैं दाल चावल खाना चाहिए क्योंकि दाल में बहुत प्रोटीन होता है और प्रोटीन इज मस्ट फॉर आवर बॉडी. सो लेट्स टॉक अबाउट पल्सेस. पल्सेस जो है वो बहुत हाई प्रोटीन क्रॉप्स होते हैं. तो चिल्ड्रन, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एज वेल एज कंज्यूमर भी है दाल का. सबसे ज्यादा यही प्रोड्यूस होती है और सबसे ज्यादा इंडिया में ही कंजप्शन होता है पल्सेस का. द थर्ड पॉइंट इज कि इंडिया में मेजर जो दाल पाई जाती है वो मूंग होती है, उड़द होती है, तुअर होती है, मसूर दाल होती है. लर्नर्स, पल्सेस को लेस मॉइस्चर की जरूरत होती है. इनको मॉइस्ट रहना अच्छा नहीं लगता, तभी तो दाल सूखी सूखी होती है. आप देखो दाल में थोड़ा सा भी पानी गिर जाता है ना, दाल खराब हो जाती है, उसमें फंगस लग जाती है. सो इट कैन सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस. ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करती है, तो ऑब्वियसली इसको हम राजस्थान में भी ग्रो कर सकते हैं. चिल्ड्रन, दाल के साथ ना एक छोटा सा पॉइंट जुड़ा हुआ है, वो पॉइंट को समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
वो ये है कि दाल को कोई भी फार्मर कंटिन्यूटी में प्रोड्यूस नहीं करता है। दाल को, पल्सेस को अदर क्रॉप्स के साथ रोटेशन में ग्रो करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप दाल को कंटिन्यूअसली, पल्सेस को कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसको रोटेशन में ग्रो किया जाता है। जैसे पहले पल्सेस ग्रो कर ली, फिर कोई और अदर क्रॉप ग्रो कर लिया, फिर कोई और अदर कर लिया, फिर वापस पल्सेस कर ली। तो क्या होता है, इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो जल्दी खत्म नहीं होती और तब तक सॉइल अपनी फर्टिलिटी को गेन भी कर लेता है। तो इसलिए इसको रोटेशन में ग्रो करते हैं अदर क्रॉप्स के साथ। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ये अपनी फर्टिलिटी, जो सॉइल है, अपनी फर्टिलिटी कैसे वापस लाता है? बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, ऐसे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी वापस आती है। सो चिल्ड्रन, पल्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि इट नीड्स लेस मॉइस्चर, ये ड्राई कंडीशन में ग्रो होती है, इसलिए ये राजस्थान में भी ग्रो हो जाती है। इट रिन्यूज सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर and it is mainly produced in Rajasthan, MP, UP etc. और ये रोटेशन में ग्रो करते हैं इसको, so that soil doesn't lose its fertility, right? So this is all about pulses. In our next session we will study about non-grain crops and non-food crops. So children, if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it, share it with the 9th and 10th students so that they can also find social science easy subject. And most importantly, please children, do not forget to hit the bell icon button. See you children in my next session. Till then, bye. Take care all of you.